हेलो गाइस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी के। आज के सेशंस जो हमारा CHO और NHM एग्जाम्स के ऊपर है 10th सीरीज। आज के उसी सीरीज जो कंटिन्यूस पिछली काफ़ी 9 सीरीज आपके लिए अपलोड की गई हैं, उसी सीरीज के आगे हम आज क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड करेंगे और उनको उसी तरह से सोल्व करेंगे जिस तरह से रेशनल वाइज सोल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और देखिए, जो पेपर पैटर्न का जो मैं आपको कह रहा था, तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आप सभी ज़्यादातर जो बुक अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप मोस्ट ऑफ OBG, पीडिया, कम्युनिटी और फंडामेंटल के क्वेश्चंस ज़रूर देखे जाइएगा। और कुछ क्वेश्चंस आपके पीडिया के भी गिरने वाले हैं पर मैं, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ मिशन है और जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, ठीक है, तो ये दोनों का ही पेपर पैटर्न प्रीवियस जितने भी पेपर हुए हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। सेकंड चीज़ ये है कि लेटेस्ट करंट आप जीके जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि जीके से काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे कितने स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए हैं असेंबली के, राजस्थान है, MP है, ठीक है, तो इनके मंत्रिमंडल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अ, राम मंदिर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वापी मस्जिद से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पॉलिटिशियन से रिलेटेड। ये कुछ कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पॉइंट हैं, मैन पॉइंट्स है, जहाँ के करंट जीके अगर आपको मिल जाए तो आप वो जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो इसकी 11th सीरीज आने वाली है CHO और NHM की, जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें मैं प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है NHM का, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन, अगर मैं कोशिश करूंगा कि वो पेपर में आपका सॉल्यूशन यहाँ पे डाल सकूं, ठीक है। तो आज की सीरीज को अपने स्टार्ट करते हैं, तो क्लास एंड तक देखना है, ठीक है, बीच में स्किप नहीं करना है। मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो वीडियो आधा वॉच करके और चले जाता है, ठीक है, तो वीडियो आप पूरा वॉच कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख के बता सकते हैं क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है, या फिर क्या चीज़ जो कुछ कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आज की क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। सो आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्या क्वेश्चन है। द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च इन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है 1952, 1958, 1962 एंड 1965, ठीक है। तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो इंडिया में लॉन्च हुआ है वो हुआ है 1952 में। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, ए रहने वाला। 1958 की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ, ठीक है, इरिडिकेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो वो हुआ है 1953 में, यानी इरिडिकेशन के 5 साल पहले हुआ था। क्लियर हो गया। 1962 की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है NTCP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना है। एंड नेशनल गोटायर, ठीक है, नेशनल गोटायर कंट्रोल प्रोग्राम, ये दोनों ही कब लॉन्च हुए, तो 1962 में, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद बात करें ठीक है, तो इससे नेक्स्ट ईयर में 1963 में क्या हुआ, तो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आया था। नेशनल ट्रैकोमा, ठीक है, नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। और ट्रैकोमा को हम क्या बोलते हैं, रफ आई बोलते हैं, याद रखना है।
ठीक है, क्या बोलते हैं, रफ आई। और सेफ स्ट्रेटेजी किसके लिए रखी गई है, तो इसके लिए ही रखी गई थी, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूँ प्रीवियसली। ठीक है, तो याद रखना है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब आया है, 1952 में। ठीक है, किसी किसी बुक्स में या आप देखेंगे किसी एग्जाम्स में इसको 51 भी माना गया है, तो 51 52 दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट आंसर तो इसका 1952 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हैं। ठीक है, कि सर ने ऐसे बताया था और बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नियोनेटल पीरियड एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीडिया का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नियोनेटल पीरियड आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अप टू 1 ईयर ऑफ एज, ये तो गलत आंसर है। 1 to 4 years ऑफ एज, ये भी गलत आंसर है। 28 डे से 1 ईयर का, ये भी गलत आंसर है, क्योंकि इसको इन्फेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर होगा नियोनेटल पीरियड का फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट्स हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट डे से लेके 7 डेज तक का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये अर्ली नियोनेट में आएगा। ठीक है, अर्ली नियोनेट। ठीक है, और 8 डेज से लेके 28 डेज तक का अगर आपसे पूछे तो ये पोस्ट नियोनेट आएगा, सॉरी लेट नियोनेट, लेट। ओके, ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है, सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एवरेज एज एनर्जी पूछी गई है आपसे। एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क, बराबर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज एनर्जी वैल्यू पूछी गई है आपसे किसकी, ह्यूमन मिल्क। ठीक है, तो कितनी रहेगी ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ह्यूमन मिल्क का जो एवरेज एनर्जी वैल्यू है वो रहता है 70 किलो कैलोरी पर 100 ml। अगर आप 100 ml मिल्क दे रहे हैं तो 70 किलो कैलोरी जो है एनर्जी उसको प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो राइट आंसर से इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेन मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन एज। ठीक है, इंस्पिरेशन किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, इसके अपोजिट में एक्सपिरेशन होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मेन मसल्स आपको बतानी है इंस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल, ये क्वेश्चन ऑप्शन है, डायफ्राम है और स्केनियस एंटीरियस है और रेक्टस एब्डोमिनस है, बराबर। देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे मेन मसल्स को रेस्पिरेशन या इंस्पिरेशन, तो राइट आंसर आपका रहेगा डायफ्राम। ठीक है, जो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, विभाजित या सेपरेट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर से इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, डायफ्राम रहेगा। ठीक है, डायफ्राम रहेगा, डोम शेप होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईसीजी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ईसीजी इज यूज्ड टू असेस द फंक्शन ऑफ, ईसीजी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, और इसका यूज किसके फंक्शंस को असेस करने के लिए करते हैं, हार्ट को करने। ठीक है, याद रखना है किसको करने के लिए करते हैं, तो हार्ट को करने के लिए करते हैं। ओके, कार्डियक मतलब डायग्नोसिस में यूज होती है, कार्डियक डायग्नोसिस में यूज होती है ईसीजी। ठीक है, जैसे अर्थमिया वगैरह आप पता कर सकते हैं, टेकीकार्डिया वगैरह हो गया, सा टेकीकार्डिया, एट्रियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये सब चीज़ें आप हार्ट से पता कर, इसे ईसीजी से पता कर सकते हैं, माइक का पता कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइटोट स्पोर्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने ये पढ़ा रखा है आपको, प्रीवियस सीरीज में एक क्वेश्चन आया था विटामिन ए डेफिशिएंसी के ऊपर, तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बाइटोट स्पोर्ट्स इन कंजक्टाइवा इज ए साइन ऑफ। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये आई होती है और ये आपका, ठीक है, तो ये जो कंजक्टाइवा है यहाँ पे आपको येलोविश व्हाइटिश कलर के क्या देखने को मिलेंगे, बाइटोट स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वो होते हैं किसकी वजह से,
विटामिन ए की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से, ठीक है। तो बाइटोट स्पोर्ट्स कंजक्टाइवा में कब प्रेजेंट होते हैं, जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखने को मिले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये बाइटोट स्पोर्ट्स है, एक होता है कॉप्लिक स्पोर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कॉप्लिक स्पोर्ट्स भी आपसे पूछा जा सकता है। कॉप्लिक स्पोर्ट्स किसमें देखने को मिलता है, मीजल्स में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलता है, मीजल्स। नेक्स्ट देखिए, पास्चुराइजेशन पे क्वेश्चन है। पास्चुराइजेशन पे क्वेश्चन आया है आपसे। पास्चुराइजेशन इज द प्रोसीजर यूज टू प्यूरिफाई, ठीक है। प्यूरिफाई करने के लिए पास्चुराइजेशन का जो प्रोसीजर है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो वाटर के लिए तो क्लोरीनेशन यूज करते हैं, तो गलत आंसर है। वैक्सीन्स भी नहीं होगा, मीट भी नहीं होगा, मिल्क आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। पास्चुराइजेशन जो प्रोसेस है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन आया है ये, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाने वाला। इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर डस्ट ओवर लंग्स पीरियड टाइम कॉजेज, देखिए ये किस टाइप के प्रॉब्लम्स होती हैं, ये होती हैं ऑक्यूपेशनल्स, ठीक है। कैसी होती हैं ये, ऑक्यूपेशनल्स लंग डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आते हैं ये। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो मान के चलिए कि ऑक्यूपेशनली ही ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लॉन्ग टाइम उनको काम करने के बाद तो वहाँ के फ्रेगमेंट्स हैं वो उनके लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो पोज करते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इनहेलेशन ऑफ कॉटन फाइबर, अगर कोई व्यक्ति कैंडिडेट लगातार अगर उसको इनहेल कर पा रहा है तो वो प्रॉब्लम आपको क्या कहलाएगी, तो इसको आपको कहेंगे बिस्नोसिस, क्या कहेंगे इसको, बिस्नोसिस, सी इसका राइट आंसर होगा। सिलिकोसिस हम किसको कहते हैं, जो कैंडिडेट सिलिका डस्ट को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। और एंथ्रोक्रोसिस किसको कहते हैं, एंथ्रोक्रोसिस में आपको याद रखना है कोल डस्ट, एंथ्रोकोसिस में आपको याद रखना है कोल डस्ट, ठीक है। और बैगोसिस किसी वजह से होता है, तो शुगर केन डस्ट की वजह से, गन्ने की वजह से, शुगर केन डस्ट की वजह से, बराबर। एक और होता है साइडेरोसिस, साइडेरोसिस किसकी वजह से देखने को मिलेगा, तो आयरन की वजह से, आयरन डस्ट की वजह से, जो आयरन की फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनमें साइडेरोसिस देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन और मैं बता देता हूँ, फार्मर लंग, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फार्मर लंग किसकी वजह से होता है, तो मोल्डी है की वजह से, ठीक है, मोल्डी है, याद रखें, मोल्डी है, क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बिस्नोसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, बिस्नोसिस को मंडे फीवर के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मंडे फीवर या फिर आप इसको ब्राउन लंग डिजीज भी बोल सकते हैं, ब्राउन लंग डिजीज, याद रखना है, ठीक है, ब्राउन लंग डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो गर्ल्स में प्यूबर्टी का फर्स्ट इवेंट कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यूबार्च है, हेलार्च है, मेनार्क है, या फिर पेन एब्डोमेन है, ठीक है। तो याद रखना है प्यूबर्टी मेनली जो है ये यूजुअली यूजुअली जो गर्ल्स में प्यूबर्टी देखने को मिलेगी वो 8 से लेके 13 ईयर तक देखने को मिल जाती है, ठीक है। और मेल्स की मैं बात करूं तो 9 to 14 ईयर्स के बीच में देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब बात करें कि प्यूबर्टी फीमेल में, अगर गर्ल्स में मैं बात करूं तो प्यूबर्टी में फर्स्ट इवेंट कौन सा होता है, तो हेलार्ज होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ये आपको याद है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। फिर होगा मिनार्क और फिर होगा प्यूबार्च, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है, लार्ज होता है, ठीक है।
मीनार का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर किसको कहते हैं? प्यूबार्स को। डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है आपसे। लामा स्टैंड्स फॉर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लामा जो है वो क्या स्टैंड करता है, यानी आपसे क्वेश्चन ने सीधा सिंपल सा पूछा है, फुल फॉर्म बतानी है आपको लामा की, ठीक है। तो लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एप्लीकेशंस फॉर मेडिकल एडवाइस, लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल एडवाइस, या फिर नन ऑफ दोज, बराबर। तो लामा का जो स्टैंड रहेगा वो रहेगा आपका लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, या फिर आप इसको बोल सकते हो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है। एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं डामा, ठीक है, डामा। तो डामा का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है, डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल, यानी पेशेंट्स के जो फैमिली मेंबर है वो उसको अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस क्या कर ले जाते हैं? डिस्चार्ज कर लेते हैं। दोनों ही जो स्टैंड है, लामा और डामा, दोनों में ही प्रायोरिटी किस पे रहती है? फिजिशियन पे रहती है, ठीक है, याद रखना है, फिजिशियंस इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है दोनों में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 टेबल स्पून से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में बार 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 पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, ठीक है, 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या आंसर रहने वाला है? 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू, तो 10 ml, 15 ml, 20 ml, या फिर 60 ml, बराबर। ये मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए, इससे मैं रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और बता देता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये टेबल स्पून पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसका इक्वल होता है 15 ml के बराबर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? बी रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? टीएसपी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 TSP इक्वल टू, ठीक है। अब ये तो क्या हो गई? टेबल स्पून हो गई, बराबर। 1 टीस्पून बराबर कितना होता है? ठीक है, 1 टीस्पून बराबर कितना होता है? 5 ml। 1 टेबल स्पून बराबर कितना होगा? 15 ml, बराबर। एक और वर्ड आपने सुना होगा, ऑन्स बराबर कितना होता है? 1 ऑन्स इक्वल टू, ठीक है, ये वर्ड भी सुना होगा। तो 1 ऑन्स बराबर कितना इक्वल होता है? 30 ml होता है, ठीक है, कितना होता है? 30 ml होता है। और 1 pint इक्वल टू कितना होता है? 500 ml होता है, ठीक है, याद रखना है। और अगर 4000 ml इक्वल टू कितना होता है? तो 1 गैलन होता है, 1 गैलन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं, बराबर। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक ग्लास फुल कितना लिक्विड होता है इसमें? तो 200 ml होता है, कितना होता है? 200। और एक कप फुल में 150 ml होता है, ठीक है, 150 ml होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चंस अगर गलत हो जाते हैं तो वो बहुत बुरी बात है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, प्रेशर अल्सर से क्वेश्चन है, ठीक है, प्रेशर अल्सर से क्वेश्चन है। और ठीक है, प्रेशर अल्सर से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखिए, बोन एक्सपोज ड्यू टू प्रेशर सोर इज स्टेज एज। अब प्रेशर सोर को ही हम क्या बोलते हैं? बेड सोर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेड सोर भी बोलते हैं, डेक्यूबाइटिस अल्सर भी बोलते हैं, डेक्यूबाइटिस अल्सर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है।
अच्छा, एक चीज और मेरे याद आ रही है, वो क्वेश्चंस मैं आपको बताना भूल गया पिछले बार में। एक क्वेश्चन और मेरे याद आ रहा है, पास्चुराइजेशन, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो पास्चुराइजेशन से क्वेश्चन से एक पूछा गया क्वेश्चन है। पास्चुराइजेशन में आपसे टेम्परेचर पूछ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पास्चुराइजेशन में आपको याद रखना है, 3 मेथड होती हैं। कितनी मेथड होती हैं? 3 मेथड होती है पास्चुराइजेशन करने की मिल्क की, ठीक है। फर्स्ट जो होती है ना, वो तो होती है होल्डर मेथड। पहली जो मेथड होती है वो होती है होल्डर मेथड, ठीक है। होल्डर मेथड में क्या होता है, 62 से लेके 64 डिग्री सेल्सियस पर आप मिल्क को रखेंगे। कब तक रखेंगे? 30 मिनट तक रखेंगे। और इसको प्रिजर्व कब कितने पर करते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। कितने पे करते हैं? 5 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं अपन? प्रिजर्व करता है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट मेथड होल्डर, ठीक है। सेकंड जो मेथड होती है वो होती है फ्लैश मेथड, ठीक है। यानी हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम, जिसको क्या बोलते हैं? HTST मेथड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन इसी तरह से आया हुआ। इसमें आपको याद रखना है कितना टेम्परेचर रहेगा, तो 72 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना है। कितनी देर के लिए? 72 डिग्री सेल्सियस पर आपको मिल्क को रखना है। कितनी देर के लिए? 15 सेकेंड के लिए। और प्रिजर्व कब तक, कितने पे करते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इस पे इसको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और लास्ट जो मेथड आती है वो होती है अल्ट्रा, या अल्ट्रा टेम्परेचर, यानी इसमें जो टेम्परेचर है वो हाई रहने वाला है। 125 डिग्री सेल्सियस पे आपको करना होता है कितने देर के लिए? 1 to 2 सेकेंड के लिए आपको क्या करना होता है? इसको पास्चुराइज करना होता है, ठीक है। और ये जो प्रिजर्वेशन आप कर रहे हैं ये कितने दिन तक चलता है? तो 14 डेज तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 14 डेज तक। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस मेरे अभी याद आ गया अचानक, तो फिर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे को जहां तक याद है एनएचएम्स में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोन एक्सपोज ड्यू टू प्रेशर सोर इट इज स्टेज एज। क्वेश्चन आपसे प्रेशर सोर यानी बेड सोर या डायबिटीज अल्सर जिसको अपन कहते हैं, इस पे क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बोन एक्सपोज कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है? तो स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है और स्टेज 4 है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, इसको एनालिसिस करने के लिए हम जो स्केल यूज करते हैं वो होता है ब्रेडन स्केल। कितना, कौन सा स्केल होता है? ब्रेडन स्केल, याद रखना है। ये स्केल जो है ये किसके मेजरमेंट के लिए? तो बेड सोर्स जो होता है उसके मेजरमेंट के लिए हम किस स्केल का यूज करते हैं? तो ब्रेडन स्केल का यूज करते हैं, ठीक है याद। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे प्रेशर सोर क्या होता है। तो प्रेशर सोर क्या होता है? लोकलाइज स्किन इंजरी है, ठीक है। लोकलाइज स्किन इंजरी है जो कहाँ होती है? बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे, ठीक है। कहाँ होती है? बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे, ठीक है। और बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे भी ये कैसे होगी? लगातार रेगुलर अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ता रहे या फिर फोर्स पड़ता रहे, ठीक है। कौन सा फोर्स? शेयरिंग फोर्स, ठीक है, रगड़ वाला फोर्स, या फिर फ्रिक्शन हो, ठीक है। तो इन वजह से क्या है, बोनी प्रोमिनेंस एरिया पे लोकलाइज आपको स्किन इंजरी देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम ब्रेड सोर, ठीक है। अब जैसे ब्रेडन स्केल्स की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो ब्रेडन स्केल्स के जैसे मैं बात कर रहा था, आपको इधर बता देता हूँ। ब्रेडन स्केल्स की बात करें, ठीक है, तो टोटल स्कोर आपसे पूछा जा सकता है। ब्रेडन स्केल का टोटल स्कोर कितना होता है? 23, जो कि मैक्सिमम होता है, ठीक है। और मिनिमम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो 6 होता है, ठीक है। तो देखिए 19 से लेके 23 तक अगर स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब नो रिस्क है, और अगर बिलो 9 आ रहा है तो हाई रिस्क, ठीक है, याद रखना। वेरी हाई रिस्क में आएगा ये, वेरी हाई रिस्की कैंडिडेट है, ठीक है, याद रखना है। अगर 19 से 23 आ रहा है तो नो रिस्क है, और अगर बिलो 9 आ रहा है तो वेरी हाई रिस्क है, ठीक है। और इसको 1987 में ब्रेडन स्केल को इंट्रोड्यूस किया था। किसने किया था? तो बर्बरा ब्रेडन, ठीक है, बर्बरा ब्रेडन एंड नैन्सी ब्रैगस्ट्रॉम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बोन कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगी। तो देखिए स्टेज 1 की मैं बात करूं तो यहाँ पे नॉन बैलेंसेबल इरिथीमा देखने को मिलेगा आपको, नॉन बैलेंसेबल इरिथीमा,
ठीक है, यानी स्किन जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी, रेडिश कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, रेडिश कलर की हो जाएगी। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे पार्शियल स्किन लॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्शियल स्किन लॉस यानी ब्लिस्टर यहाँ पे बनने लग जाएंगे। ठीक है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक लॉजिक एक बार और बता देता हूँ आपको, लगभग अगर आपसे ब्लिस्टर फॉर्मेशन पूछे तो लगभग आपको याद रखना है मैक्सिमम चांसेस सेकंड स्टेज में ही ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और पेनफुल होती है। थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको याद रखना है फुल थिकनेस जो है वो लॉस देखने को मिलेगा। फुल थिकनेस लॉस आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे आपकी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एपिडर्मिस और प्लस डर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ही क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है। दोनों ही क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है। ठीक है, और फोर्थ स्टेज में आपको याद रखना है एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, प्लस में यहाँ पे आपको बोन्स एंड मसल्स भी आपको देखने को मिल जाएगी। क्या देखने को मिल जाएंगी, बोन्स एंड मसल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपका क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि बोन कौन सी स्टेज में आपको देखने को मिलती है या फिर एक्सपोज होती है। तो आपको याद रखना है फोर्थ स्टेज में एक्सपोज होती है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहने वाला है डी। ठीक है, प्रेशर सोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, अगर आपसे इसकी पीएनआई पूछे तो पीएनआई बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, आपको याद रखना है पोजीशंस हमेशा चेंज करते रहना चाहिए आपको। पोजीशन शुड बी चेंज एवरी 2 आवर। ठीक है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। शुड बी चेंज एवरी 2 आवर, एवरी 2 आवर। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्किन को आप ड्राई पाउडर से क्लीन रखिए और एयर मैट्रेस का यूज कीजिए। ठीक है, ये प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे खास ज़्यादा ध्यान रखने हैं। एक साइड पे पोजीशन ज़्यादा समय तक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनएस से ड्रेसिंग करते रहना चाहिए। ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीपीआर से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए क्या है, व्हेन परफॉर्मिंग एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन। ठीक है, जब आप एक्सटर्नल बाहर से कार्डियक कंप्रेशन कर रहे हैं एडल्ट का ड्यूरिंग सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन के ऊपर, तो रेस्क्यूअर शुड बी डिप्रेस स्टर्नम। स्टर्नम को कितना डिप्रेस करेगा, अगर आप एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन दे रहे हैं सीपीआर में तो एडल्ट के केस में तो कितना डिप्रेस होना चाहिए। तो ये चीज मैंने प्रीवियस स्टडी में, जब आप प्रीवियस इसी सीएचओ की सीरीज में मैंने सीपीआर के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। उसमें क्लियरली मेंशन था कि चाहे केस एडल्ट का हो या चाइल्ड का केस हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों में ही 2 इंच तक आप क्या कर सकते हैं, डेप्थ कर सकते हैं। बात करते हैं इन्फेंट की तो 1/2 इंच। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इन्फेंट की जैसे मैं बात, ठीक है, तो 1.5 इंच। ठीक है, एडल्ट और चाइल्ड में 2 इंच यूज करना चाहिए डेप्थ को, और इन्फेंट में 1.5 इंच यूज करना चाहिए। ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा आप डिप्रेस डेप्थली को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो रिप्स जो है वो ब्रेक हो सकती हैं। अब ये आंसर देख लीजिए आप कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है, याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं, जैसे कंप्रेस की बात करूँ तो यहाँ पे 2 हैंड यूज होते हैं एडल्ट में, चाइल्ड में 1 हैंड यूज होता है। ठीक है, और इन्फेंट में 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर आप 2 फिंगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, 2 फिंगर अगर आप यूज कर रहे हैं तो रेस्क्यूअर सिंगल रहेगा। ठीक है, और अगर आप 2 थंब यूज कर रहे हैं तो रेस्क्यूअर कितने रहेंगे, 2 रेस्क्यूअर रहने वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। समझ गए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, पल्स का पूछा जा सकता है यहाँ से। वैसे मैं आपको प्रीवियस पढ़ा चुका हूँ। एडल्ट में आपको याद रखना है कैरोटिड जो है वो मोस्टली यूज की जाती है। ठीक है, और 5 to 10 सेकेंड इसका मेजरमेंट टाइमिंग होता है पल्स चेक करने का। कैरोटिड जो है वो एडल्ट में यूज की जाएगी। ठीक है, चाइल्ड की बात करें तो फीमोरल यूज करते हैं। ठीक है, और इन्फेंट की बात करें तो ब्रेकियल यूज करते हैं। प्रायोरिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। ठीक है, ड्यूरिंग इंट्रावीनस कैनुलेशन, जब आप आईसी यूज करते हैं, ड्यूरिंग इंट्रावीनस कैनुलेशन जब आप आईसी लगाने वाले हैं तो टर्निक्विड शुड बी अप्लाइड। ठीक है, टर्निक्विड होता है ना, वो बेल्ट होता है जिसको अपन वाइप बांधते हैं, नोट करते हैं।
तो टर्निक्विट का एप्लीकेशन आपसे पूछा गया है कि कितनी मतलब सेंटीमीटर का उसमें गैप होना चाहिए आईसी और टर्निक्विट के बीच में। तो 2.5 सेंटीमीटर अबव द साइट, 5 सेंटीमीटर अबव द साइट, यानी जैसे मान के चलिए मेरा हाथ है और मुझे यहाँ पे आईसी लगाना है, तो यहाँ से कितना सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए टर्निक्विट, ये आपसे क्वेश्चन। 8 सेंटीमीटर अबव द साइट या 10 सेंटीमीटर अबव द साइट। तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? 5 सेंटीमीटर अबव द साइड, यानी 2 to 3 इंच आप जहाँ वेनी पंक्चर करने वाले हैं उस साइड से 2 to 3 इंच जो है वो टर्निक्विट को आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखना है, 1 मिनट से ज्यादा इसको बांध के नहीं रखना है, 1 मिनट से ज्यादा इसको नोट नहीं करना चाहिए, इसको इजीली, और नोट भी ऐसा रहना चाहिए इसका जो इजीली रिलीज हो जाए। ठीक है, इजीली रिलीज हो जाए, ये आपको याद रखना है। नोट इसका इजीली रिलीज हो जाए, ये आपको याद रखना है। 1 मिनट से ज़्यादा के समय तक इसको बांध के नहीं रखा जाता है टर्निक्विट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये बीटी से क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, टू अवॉइड बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, अगर आपको बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन को दूर रखना है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट शुड बी चेंज आफ्टर, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बीटी सेट पे, बीटी सेट को कब चेंज कर देना चाहिए अगर आपको बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन को क्या करना है, दूर रखना है, तो आफ्टर। ठीक है, तो 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 6 यूनिट और 8 यूनिट क्या आंसर रहने वाला है। तो आप सभी को पता है नॉर्मली बीटी सेट जो है वो 4 to 6 आवर्स में अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेकिन आपको याद रखना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आंसर रहेगा, और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में एनएचएम मैंने देखा है रिपीटेड हुआ है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 यूनिट्स। ठीक है, याद रखना है 4 यूनिट्स। अगर आप यूनिट्स जो आरबीसी की हैं या होल ब्लड की यूनिट्स अगर आप जो ट्रांसफ्यूज कर चुके हैं उसके बाद आपको बीटी सेट को क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। यूजुअली यूजुअली आप सभी को पता है होल ब्लड, ठीक है, होल ब्लड यूनिट हो या फिर आरबीसी की यूनिट हो। ठीक है, होल ब्लड यूनिट हो या आरबीसी की यूनिट हो, दोनों में ही आइडियल समय कितना लगता है, तो 4 आवर्स लगता है। आइडियल समय कितना लगता है इनको ट्रांसफ्यूज होने में, 4 आवर लगता है। तो बीटी सेट को आप 4 to 6 आवर बाद में क्या कर देना चाहिए, आपको चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना, अदरवाइज नहीं तो उनमें बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होने के चांसेस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये केस में क्या हो रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये पूछ रहा है आप कब तक यूज कर सकते हैं, कब तक आप चेंज कर सकते हैं, तो मैसिव बीटी की बात करें। ठीक है, तो वहां पे जैसे मान के चलिए इमरजेंसी कंडीशंस हैं या ये है, तो इन कंडीशंस में अपन 4 यूनिट्स तक का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बीटी में, ये बात आपको याद रखनी है। तो 4 यूनिट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पैरामीटर असेस इन एबीसी एनालिसिस। ठीक है, एबीजी है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द पैरामीटर्स असेस इन एबीजी एनालिसिस आर। ठीक है, ऑर्ट्रियल, ठीक है, ऑर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस जो टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पैरामीटर असेस करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पीएच, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और पीएच। तो क्या क्या असेस करता है अपन, तो ये सब असेस करता है। ठीक है, क्या क्या असेस करता है, FCO3, ठीक है, इसके अलावा PCO2, ठीक है, PaCO2, ठीक है, उसके बाद PaO2 और पीएच। ठीक है, याद रखना है। तो ये सब एबीजी एनालिसिस में हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर आपको नॉर्मल, हाँ नॉर्मल वैल्यू भी मैं बता ही देता हूँ इनकी। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, देखिए SCO3 का वैल्यू कितना होता है, 22 to 28 MEQ/लीटर। PaCO2 की बात करें 35 से लेके 45 mmHg।
ये O2 की मैं बात करूं तो 85 से लेके 100 mm ऑफ Hg। pH की बात करें 7.35 से 7.45। इसके अलावा SaO2 की बात करूं सेचुरेशन की 95 से लेके 100%। और एक वर्ड और आता है जो आपने सुना हो, बेस एक्सेस BE। एबीजी के रिपोर्ट में BE और लिखा आता है -2 +2 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया होता है किसका, एबीजी का। पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है, एबीजी किससे ली जाती है, तो आपको याद रखना है आर्टेरियल ब्लड लिया जाता है इसमें। तो प्रेफरेंस जो रहेगी, सबसे पहले हम किस आर्टरी का रखेंगे, रेडियल आर्टरी का रखते हैं। याद रखना है किस आर्टरी का रखते हैं, रेडियल आर्टरी का रखते हैं। फिर किसका रखते हैं, ब्रेकियल का। और फिर किसका रखेंगे, फीमोरल का। ठीक है, याद रखना है सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसका रखते हैं, रेडियल का रखते हैं, फिर ब्रेकियल का रखते हैं, फिर फीमोरल का रखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक। सेकेंड चीज आपको याद रखना है, इसमें जो सिरिंज यूज की जाती है ना सैंपल लेने के लिए, वो हिपेरिनाइज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, हिपेरिनाइज होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि इसमें एक टेस्ट पूछा जाता है आपसे, वो होता है एलन टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एलन टेस्ट जो है वो कौन सी सिचुएशन में किया जाता है, तो एबीजी सैंपल लेते हैं तभी अपन करते हैं। और क्यों लेते हैं ये याद रखना है, ये लेते हैं अपन टू डिटरमाइन कोलालेटरल सर्कुलेशन। ठीक है, डिटरमाइन कोलालेटरल सर्कुलेशन एंड एडिक्वेसी टू अल्नर आर्च। बराबर। एलन टेस्ट का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि आप कोलालेटरल सर्कुलेशंस का पता कर सके, रेडियल के पास में कौन है, अल्नर आर्टरी, और एडिक्वेसी का पता कर सके अल्नर आर्टरी में फ्लो कैसा है कैसा नहीं है। इसके रिजल्ट की मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि पिंक कलर जो है वो रीअपियर हो जाएगा हैंड का। ठीक है, कितने सेकंड में, 6 to 7 सेकंड के अंदर। ठीक है, याद रखना है पिंक कलर का वापस रीअपियर हो जाएगा हैंड। और अगर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि पिंक कलर रीअपियर नहीं होगा कितने समय में, 6 to 7 सेकंड में। तो इस केस में आपको नहीं लेना है सैंपल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इस केस में आपको सैंपल नहीं लेना है। अगर पॉजिटिव रहता है तो ही आपको सैंपल लेना हो। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एबीजी से ही है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिवेशन इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी PaCO2 जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन आपसे ये है इन आर्टेरियल ब्लड एबीजी में। ठीक है, PaCO2 इंडिकेट दैट द पेशेंट हैज। अब आपको ये मुझे बताना है कि अगर केस में PaCO2 अगर किसी पेशेंट का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज ये PaCO2 जो है, जो 35 से लेके 45 mmHg नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सी सिचुएशंस में आपको PaCO2 ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाइपरकैप्निया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोक्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा, PaCO2 लेवल किसकी वजह से बढ़ेगी, तो हाइपरकैप्निया। याद रखना है, हाइपरकैप्निया किसको कहते हैं, CO2 का जो लेवल होता है वो बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर क्या हो जाए, मैक्सिमम लेवल पे बढ़ जाए या इंक्रीज हो जाए, उस कंडीशंस को हम बोलते हैं हाइपरकैप्निया। और हाइपरकैप्निया की कंडीशंस में PaCO2 जो लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी आपको क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये नेट्रीमिया है। ठीक है, यानी जो सोडियम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब सोडियम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है सोडियम इंक्रीज होता है तो कौन सी कंडीशंस होती है, एल्कलोसिस होती है। याद रखना है, सोडियम इंक्रीज होगा तो एल्कलोसिस होगा, और पोटेशियम इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। प्रॉब्लम चाहे रेस्पिरेटरी की हो या मेटाबॉलिक की हो, सॉरी मेटाबॉलिक की हो, तो याद रखना है आपको एल्कलोसिस के केस में पोटेशियम हमेशा आपको लो देखने को मिलेगा और सोडियम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अपोजिट देन इसके एसिडोसिस में अगर अपन चलें,
एसिडोसिस में आप अगर चलें तो पोटेशियम आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, और सोडियम आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया में भी केस में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड लेवल में बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कौन हो रही है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एसिडोसिस देखने को मिलता है। हाइपोकैल्सीमिया की बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया आपको याद रखना है एल्कलोसिस। क्या याद रखना है, एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो वो क्या लीड करता है, हाइपोकैल्सीमिया लीड करता है। और अगर कैंडिडेट को एसिडोसिस है, कैंडिडेट को एसिडोसिस है तो वो क्या लीड करेगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, यानी हाइपर कैल्सीमिया आपको देखने को मिलता है। किस केस में, एसिडोसिस के केस में, याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, PaCO2 लेवल का बढ़ना किसकी वजह से, हाइपर कैप्निया की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मास्लो थ्योरी आपसे पूछी गई है। यूजिंग ए अब्राहम मास्लो हायरार्की ह्यूमन नीड्स जो मॉडल है, ठीक है, ए नर्स असाइन हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब्राहम मास्लो का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा ही जाता है। पहला ऑप्शन देखिए, सिक्योरिटी नीड्स है, एलिमिनेशन नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, और बिलोंगिंग नीड्स। तो क्या आंसर रहने वाला है, आपको अब ध्यान होना चाहिए इस पॉइंट पे। हाईएस्ट प्रायोरिटी आपसे पूछा है, ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा ऑप्शन जो है अब्राहम मास्लो के अंडर में आता है। ठीक है, तो देखिए अब्राहम मास्लो का जो ये मोटिवेशन मॉडल आया था ना, ये कब आया था, 1943 में। एक क्वेश्चन तो आपका ये होगा। दूसरी बात कर लेते हैं, अब इसके थ्योरी की मैं आपको बारे में बताऊं थोड़ा सा, इधर बता देता हूँ आपको, फिर आपका राइट आंसर आप खुद ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे इसका मॉडल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड होती है, जिसको बेसिक नीड के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, फिर बात करें सेकंड पे कौन आएगा, तो सेकंड पे आती है सेफ्टी। सेकंड पे कौन आती है, सेफ्टी, या फिर आप बोल सकते हो सिक्योरिटी। सेफ्टी या सिक्योरिटी, ये दोनों ही क्या है, बेसिक नीड है। दोनों ही क्या है, बेसिक नीड है। आपको याद रखना है, ये जो क्राइटेरिया है और ये जो क्राइटेरिया है, तो इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट लेवल बोलते हैं। लेकिन आपको याद रखना हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। किस पे है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। अब आपके क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए थर्ड में कौन आएगा, तो थर्ड में आ जाता है लव और बिलोंगिंग्स। लव एंड बिलोंगिंग्स, एग्जाम्पल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर फोर्थ पे कौन आ जाएगा, तो स्टीम आ जाएगा। फोर्थ पे कौन आएगा, स्टीम। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों क्या है, ये साइकोलॉजिकल नीड है। क्या है, साइकोलॉजिकल नीड है, किसी भी ह्यूमंस की बता रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में कौन आ जाता है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लास्ट में कौन आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये क्या है, ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है। फुलफिलमेंट क्या है, नीड्स। ठीक है, अब बात करें यहाँ टॉप की, ठीक है, तो यहाँ याद रखना है ये हाईएस्ट लेवल है। क्या है, हाईएस्ट लेवल है, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी पे है। किस पे है, लोवेस्ट प्रायोरिटी पे। अब आप सभी एक कॉमन क्वेश्चन है कि भाई किसी भी व्यक्ति को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे किसी चीज की नीड होती है, रोटी की नीड होती है, कपड़े की नीड है, मकान की नीड होती है, जहाँ वो अच्छे से रह सके, फैमिली के साथ स्पेंड कर सके टाइम। ठीक है, तो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल में कौन आते हैं, फूड आता है, वाटर आता है, ऑक्सीजन आता है, वाटर आता है, ऑक्सीजन आता है, होम आता है। ये क्या है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, एलिमिनेशन नीड। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब बात करें सेफ्टी। सेफ्टी और सिक्योरिटी, इसमें क्या होगा, जैसे सेफ्टी सिक्योरिटी आप किससे कर सकते हो, जैसे फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल हो गया, सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, ये सब चीजें आपकी किस में आती हैं, इसमें आती है। मकान भी चलो ठीक है, मकान भी आप सेफ्टी में मान लीजिए, मकान इसमें नहीं आए तो। लेकिन रोटी, कपड़ा, पानी और खाना, ये सब चीजें किस में आती हैं, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड में, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लेकिन लोवेस्ट लेवल पे है। अब्राहम मास्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये लोवेस्ट लेवल पे है, लेकिन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। क्वेश्चन देखिए दोनों तरह से पूछे गए हैं। सेकंड हो गया आपका सेफ्टी सिक्योरिटी,
लव बिलोंगिंग्स में क्या होता है, अब यहाँ साइकोलॉजिकल नीड्स स्टार्ट हो जाती है ह्यूमंस की, जैसे रिलेशंस हो गए, ठीक है, रिलेशंस हो गए, लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गई, इंटीमेसी हो गई, ये सारी चीजें किसमें आ रही हैं, लव बिलोंगिंग्स में। स्टीम की बात करें तो स्टीम में क्या आ जाएगा, रेस्पेक्ट आ जाएगी, स्टेटस आ जाएगा, सेल्फ स्टीम आ जाएगा, ये सब चीजें किसमें आ रही हैं, स्टीम में आएगी। रेस्पेक्ट हो गया, स्टेटस हो गया खुद का, या फिर सेल्फ स्टीम हो गई, ठीक है, ये सब चीजें किसमें, स्टीम में, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल नीड होती है किसी भी व्यक्ति की। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि पूरी खुद की जो लाइफ है उसने जो स्पेंड की है उसके बारे में वो अंतर ध्यान होके सोचता है कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ, क्या क्या मैंने गलत किया, क्या क्या मैंने सही किया, दूसरों के कंपैरिजन में मैं कैसा हूँ। ये सब चीजें मतलब खुद को एक्चुअलाइज करना, खुद के बारे में अपने को जानना, एनालिसिस करना, वो सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जो कि लोवेस्ट प्रायोरिटी पे है लेकिन हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये किसने दिया, अब्राहम मास्लो ने दिया 1943 में, जो कि एक मोटिवेशंस मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का आपका आंसर रहने वाला है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे व्यक्ति की जो नीड होती है किसी भी की, वो रहती है बेसिक, मतलब बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको अपन इलिमिनेशन नीड भी कहते हैं। बाकी ऑप्शंस आपके इससे रिलेट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रेटेस्ट सोर्स आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, देखिए। ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिशन थ्रू, आपसे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और एनएचएम्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रांसमिशन होने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है। पहला ऑप्शन है नोज, हैंड्स, माउथ और ईयर्स। तो आप सभी को पता है, सब लोग अपन यही कहते हैं, हैंड वॉश इज द बेस्ट, ठीक है, चाहे प्रायर हो या आफ्टर हो, ठीक है। हैंड वॉश, आप किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी वर्क को अगर कर रहे हैं रिलेटेड टू पेशेंट, ठीक है, हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आपका पहला प्रायर काम रहता है ये, करने के बाद भी काम रहता है ये, क्योंकि हैंड ही एक ऐसा सोर्स होता है, हैंड, ठीक है, हैंड ही एक ऐसा सोर्स होता है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रांसमिशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, बी रहेगा। और अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे आपसे प्रिवेंशन पे, तो सीधा आपका राइट आंसर क्या चला जाएगा, हैंड वॉश, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। हैंड वॉश से रिलेटेड भी मैंने जो है क्वेश्चंस जो है वो आपको बता दिए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात करें जैसे ग्लोबल हैंड वॉश डे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लोबल हैंड वॉश डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ग्लोबल हैंड वॉश डे कब मनाते हैं, तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है आपसे, टाइमिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है हैंड वॉश पे, टाइमिंग पे। तो एक तो होता है एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, ABHR, इसकी टाइमिंग कितनी है, तो इसकी टाइमिंग है 20 to 30 सेकेंड्स ओनली, ठीक है, अकॉर्डिंग WHO बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर होती है मेडिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है, HW लिख देता हूँ। और एक होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है, एक होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। मेडिकल हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइमिंग कितना है, तो आपको याद रखना है, मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइमिंग है 40 to 60 सेकेंड्स अकॉर्डिंग WHO। और सर्जिकल का कितना है, तो 3 से 5 मिनट, ठीक है, 3 से 5 मिनट। लेकिन अगर बात कर ले अपन OT की, स्क्रब OT की बात करूँ, तो 10 मिनट्स होनी चाहिए, याद रखना है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 10 मिनट्स। फिर बात करते हैं, देखिए अब जैसे बात ही चल रही है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की बात चल रही है, तो फिर क्वेश्चंस बन जाते हैं PPE पे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो डोनिंग पे, एक डॉफिंग पे, एक डोनिंग पे, एक डॉफिंग पे। डोनिंग किसको कहते हैं, वियरिंग को, डॉफिंग किसको कहते हैं, रिमूवल को। तो डोनिंग में आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कि डोनिंग में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे लास्ट में आप क्या वियर करते हैं, सबसे लास्ट में आप क्या वियर करेंगे, ठीक है? सबसे लास्ट में आप क्या वियर करेंगे, तो याद रखना है सबसे लास्ट में आप क्या वियर करेंगे, तो ग्लव्स करते हैं, याद रखना है। और वो भी नॉन डोमिनेंट हैंड का, ठीक है, नॉन डोमिनेंट हैंड का सबसे लास्ट में ग्लव्स हम क्या करते हैं, वियर करते हैं। लेकिन डॉफिंग में आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, डॉफिंग में अगर आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे लास्ट में आप क्या डॉफ करने वाले हैं या क्या रिमूव करने वाले हैं, सबसे लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आप क्या रिमूव करने वाले हैं, तो क्या रिमूव करेंगे, मास्क करेंगे, याद रखना है, मास्क को सबसे लास्ट में जो है
वो डॉफिंग किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। डॉफिंग सबसे पहले किसको करेंगे अपन, तो ग्लव्स को ही करते हैं सबसे पहले। डॉफिंग किसको करते हैं, ग्लव्स को करते हैं, ये बात आपको याद, क्लियर। ठीक है, चलिए अब ये कोरोना में जैसे बहुत ज़्यादा ही चला था इसका बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और ये क्वेश्चंस भी क्या है, एनएसएस में पूछा गया है, सीएचओ में भी ये पूछा गया है। ड्रग्स आर मेनली मेटाबोलाइज इन, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है, तो आपको याद रखना है। लीवर इज द मेनली मेटाबोलाइज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग्स, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है, सी रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया है पोजीशंस पे और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है पूछा गया है आपसे, पोजीशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इन केस ऑफ शॉक, यहाँ पे कोई भी शॉक के बारे में मेंशन नहीं किया गया, ओनली सिंपल शॉक लिखा है। इन केस ऑफ शॉक द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन इज, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी भी पेशेंट को शॉक की कंडीशन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशंस आप कौन सी देने वाले हैं उसको, ठीक है। तो देखिए सुपाइन देंगे, प्रोन देंगे, ट्रेंडलबर्ग देंगे या फॉबलर्स देंगे, ठीक है। क्या आंसर रहने वाला है आपका इस क्वेश्चन का, तो आपको याद रखना है शॉक की कंडीशंस में हम कौन सी पोजीशंस इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रेंडलबर्ग करते हैं, कौन सी करते हैं, ट्रेंडलबर्ग। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है। बाकी जो है उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सुपाइन हम किस कंडीशन में देते हैं, प्रोन कब देते हैं, और फॉबलर्स कौन कौन सी सिचुएशंस में हम देते हैं, ठीक है। तो बात करें जैसे सुपाइन की बात करें, ठीक है। तो जैसे बात करें सुपाइन की, सुपाइन में क्या होता है कि कैंडिडेट को अपन लाई कर देते हैं ऑन द बैक, ठीक है, लाई ऑन बैक, ठीक है। अब लाई ऑन बैक, अब देखिए सुपाइन से क्वेश्चंस और क्या पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सुपाइन को अपन डोर्सल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? डोर्सल के नाम से भी जानते हैं और हॉरिजेंटल रिकबेंट के नाम से भी जानते हैं, हॉरिजेंटल रिकबेंट, ठीक है। काम क्या आता है ये, तो पहला काम तो इसका आता है प्रोवाइड कंफर्ट, याद रखना है पर्पज, प्रोवाइड कंफर्ट के लिए, वाइटल साइन असेस करने के लिए, ठीक है। और एंटीरियर थोरेक्स और एब्डोमेन को आप असेस कर सकते हो, और अगर इसका ऑपरेट है तो भी आप इससे सुपाइन पोजीशन से क्लियर कर सकते हैं। और मेन जो इसका क्वेश्चन बनता है वो बनता है मेल कैथेटराइजेशन, मेल कैथेटराइजेशन आप सुपाइन पोजीशन में कर सकते हैं। बात करें प्रोन की, प्रोन में आप जाएगा लाई ऑन एब्डोमेन, लाई ऑन एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के पर लाई किया जाता है यानी प्रोन, और इसमें वन साइड क्या कर दिया जाता है, हेड को कर दिया जाता है। ये क्यों प्रोन, अपन प्रोन से क्या फायदे हैं, तो आप देखिए हिप जॉइंट्स, अगर हिप जॉइंट्स की सर्जरी हुई है तो इस केस में आप इसको ये देने वाले हैं, ठीक है। और रिलीव प्रेशर्स, रिलीव प्रेशर ऑन प्रेशर पॉइंट, रिलीव प्रेशर ऑन प्रेशर पॉइंट, ठीक है। अगर प्रेशर सोर का पेशेंट है तो प्रेशर पॉइंट्स पे रिलीव प्रेशर हो जाए, इस वजह से अपन उसको प्रोन पोजीशन दे सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बात कर ले ट्रेंडलबर्ग, तो ट्रेंडलबर्ग का एक तो मैंने आपको बता ही दिया शॉक, और बात करें तो हाइपोटेंशन के लिए भी दिया जाता है, हाइपोटेंशन के केस में भी दिया जाता है ताकि रिलीव हो सके। पोस्टूरल ड्रेनेज के लिए दिया जाता है, ठीक है, पोस्टूरल ड्रेनेज के लिए दिया जाता है। प्रमोट वीनस रिटर्न, ये भी आपको याद रखना है, प्रमोट वीनस रिटर्न्स के लिए भी ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो है वो दी जाती है। फॉवलर्स की बात करें तो फॉवलर कितने एंगल पे दिया जाता है, एच ओ बी, हेड ऑफ बेड जो होता है, हेड ऑफ बेड जो है, ठीक है, हेड ऑफ बेड जो है, ठीक है। तो फॉवलर की मैं बता रहा था आपको, जो हेड ऑफ बेड होता है उसको अपन कितना एलिवेट करते हैं, 45 डिग्री तक एलिवेट करता है, ठीक है। ये फॉवलर हो गई। फॉवलर के बाद कौन सी आती है, फॉवलर के बाद आपकी आती है लो फॉवलर, एक होती है लो फॉवलर। लो फॉवलर कितनी होती है, 30 डिग्री एचओबी आपको क्या करना होता है, एलिवेट करना होता है। एक होती है सेमी फॉवलर, सेमी फॉवलर में आपको याद रखना है 30 to 45 डिग्री एचओबी एलिवेट करना होता है। एक होती है फॉवलर और एक होती है आपकी लास्ट हाई फॉवलर। हाई फॉवलर में कितना रहेगा, तो 90 डिग्री पर आपको क्या करना होता है, एचओबी जो है एलिवेट करना होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब बात करें इसके पर्पज की, तो पर्पज देखिए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी अगर डिसऑर्डर है तो आप ये पोजीशन दे सकते हैं, कार्डियक डिसऑर्डर है तो आप ये पोजीशन दे सकते हैं, इंक्रीज आईसीपी है तो आप ये पोजीशन दे सकते हैं, समझ रहे हो। ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो आप ये पोजीशन दे सकते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो भी आप ये पोजीशन दे सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन से याद रखने हैं। पोजीशन से क्वेश्चन क्या है, हर एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये थोड़ा बहुत जनरल जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैंने आपको कोशिश करी है, जो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक क्वेश्चन देखो अब मेरे याद आ रहा है। हैंड वॉश मैंने आपको अभी पढ़ाया है, ठीक है, हैंड वॉश। तो इसमें आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन जो पॉपुलर बना पूछते हैं वो पूछते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉश। इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, या फिर आपसे पूछ सकते हैं फैक्टर, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कंटेंट, ठीक है। तो कौन सा होता है मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, फैक्टर या कंटेंट इन हैंड वॉशिंग? तो आपको याद रखना है फ्रिक्शन, जिसको अपन रगड़ बोलते हैं, कितना फ्रिक्शन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इस तरह क्वेश्चन आए तो। अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर बैक मसाज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अप्रोप्रिएट टेक्निक पूछी गई है फॉर बैक मसाज। बैक मसाज के लिए अप्रोप्रिएट टेक्निक कौन सी है? इफ्यूलरेज, बकलिंग, टैनिंग या प्रेडिंग? क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? अप्रोप्रिएट टेक्निक आपको बतानी है फॉर बैक मसाज, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा इफ्यूलरेज, बराबर। तो ए इज द राइट आंसर। इफ्यूलरेज क्या होता है मैं आपको बताऊं, लॉन्ग और लाइट स्ट्रोक्स जो है, ठीक है, लॉन्ग और लाइट स्ट्रोक्स, जैसे इस तरह से आपको स्ट्रोक्स जो है वो दिए जाते हैं ताकि जो बैक की मसल्स होती हैं वो स्मूथ हो, ठीक है, बैक की मसल्स जो है वो स्मूथ हो। बकलिंग जो है वो बकल का यहाँ का मसाज होता है। टैनिंग फेस का मसाज होता है, ठीक है। और प्राइडिंग नहीं है, ये पैट्री सेज है, ठीक है, पैट्री सेज, ठीक है। पैट्री सेज जो मसाज होती है वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है, फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन पे डिपेंड करती है। अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर बैक मसाज कौन सी रहेगी? इफ्लूरेज। इसमें लाइट और लॉन्ग जो है वो स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, ठीक है, और जिससे जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ होती हैं और मूवमेंट जो है वो बढ़ता है, ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो इफ्लूरेज टेक्निक्स से की गई जो मसाज है उससे बढ़ने के चांसेस होता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है हेल्थ मॉडल पे। हेल्थ बिलीफ जो मॉडल है, हेल्थ बिलीफ जो मॉडल है वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1975 बाय। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो 1975 में द्वारा किसके द्वारा बनाया गया? बैकर, स्मिथ, डन या फिर लेवलर या क्लार्क, ठीक है। तो क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का? तो हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है 1975 में इसके द्वारा आया है, बैकर के द्वारा आया है, ठीक है, इसके द्वारा आया है, बैकर के द्वारा आया हुआ है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ए रहने वाला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के सेशन का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। द नर्स डिसाइड टू टेक द नर्स डिसाइड टू टेक एपिकल पल्स इंस्टीड ऑफ रेडियल पल्स, बराबर। विच ऑफ फॉलोइंग क्लाइंट कंडीशंस इन्फ्लुएंस द नर्सेज डिसीजन, ठीक है। अब नर्स ने डिसाइड किया कि उसको एपिकल पल्स लेना है बजाय किसके, रेडियल पल्स के। तो विच ऑफ फॉलोइंग क्लाइंट कंडीशंस, जो नीचे आपको दी गई कंडीशंस हैं वो कौन सी कंडीशंस है जो इन्फ्लुएंस करती है नर्स के डिसीजन को, ठीक है। तो क्लाइंट अर्थमिया में है, और या फिर 18 घंटे पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है, 18 घंटे का क्लाइंट शॉक में है, या क्लाइंट रेस्पॉन्स टू ऑर्थोस्टेटिक चेंजेस है, ठीक है, क्लाइंट रेस्पॉन्स टू ऑर्थोस्टेटिक चेंजेस। तो क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? देखिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नर्स जो है वो एपिकल पल्स लेना चाहती है किसके किसके सिवाय, रेडियल पल्स के सिवाय। तो क्यों लेना चाहती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन सी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे नर्स जो है वो रेडियल पल्स को अवॉइड करके एपिकल पल्स को चूज करती है? तो आपको पता है कि ऑर्थोस्टेटिक चेंजेस होगा तो भी आप रेडियल पल्स ले सकते हैं, शॉक में भी ले सकते हैं, और पोस्ट ऑपरेटिव केस में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट अर्थमिया का है, अगर क्लाइंट अर्थमिया का है तो आपको याद रखना है इस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा, एपिकल पल्स ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इरेगुलर पल्स है। क्या है? इरेगुलर पल्स आपको देखने को मिलेगी, और इरेगुलर पल्स को अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आपको एपिकल पल्स लेना होता है, ठीक है। क्राइटेरिया देख लेते हैं एपिकल पल्स का, ठीक है। तो एडल्ट के लिए एपिकल पल्स
की लोकेशन क्या होती है, तो आप सभी को पता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, याद रखना है। और अगर बात करें चाइल्ड की, तो चाइल्ड में आपको याद रखना है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड चीज, एपिकल पल्स का काउंटिंग कितने समय तक होना चाहिए, तो पूरा याद रखना है 1 मिनट, फुल 1 मिनट जो है एपिकल पल्स आपको क्या करनी है, काउंट करनी है, जिससे हार्ट रेट, रिदम, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी एक्यूरेसी के बारे में आप कंफर्म क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। और अगर आपसे पूछे कि एपिकल पल्स को अस्कल्टेट या फिर लिसन करने के लिए कौन सा एरिया होता है, तो मिट्रल एरिया होता है, ठीक है, याद रखना है, मिट्रल एरिया होता है, ठीक है, ठीक है, बेस्ट आप अस्कल्टेट कर सकते हो। अदरवाइज एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फिफ्थ आईसीएस टू लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन जो एडल्ट के लिए है, और चिल्ड्रंस के लिए फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन है। ये बात आपको याद रखनी है। आप सभी जिन्होंने वीडियो वॉच करी उनको वाइटल नर्सिंग एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का सेशंस अपन जो है वो यहीं फिनिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशंस जो है, जितना भी कोशिश की है क्वेश्चंस मैंने लेने की, प्रीवियस जो पेपर्स में आए हैं वो सोल्व करवाने की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो समझ में आएंगे। अगर किसी क्वेश्चंस में कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शंस में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट सीरीज की मैं जैसे बात बता रहा था आपको, तो कोशिश की जा रही है कि आपका जो नेक्स्ट सीरीज है वो क्वेश्चन पेपर पे हो, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन पेपर अगर टाइम का अरेंजमेंट सही रहा तो आपके क्वेश्चन पेपर्स का मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो कल अपलोड हो जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ, ठीक है। और अब तो आपका एग्जाम भी आने वाला है, तो 3rd Feb को जो एग्जाम है होने वाला है, आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत सारा गुड लक, ठीक है। और नेक्स्ट कंटेंट में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ओके। जय हिंद, जय भारत।